दक्षिण का सबसे बड़ा सितारा जो सिनेमाई कैनवास में सुपर हिट हुआ तो राजनीति के मैदान में सुपर डुपर हिट। उसने निजी महत्वाकांक्षाओं से आगे समाज के मिशन को रखा और तो और जब जरूरत देश को थी तब भी पहली पंक्ति में खड़े थे वो। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक की विशेष पेशकश भारत रत्न देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। भारत रत्न के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मरुथुर गोपालन रामचंद्रन यानी कि एमजी रामचंद्रन की। मिलाकत गोपाला मेनन और मरुथुर सत्यभामा के घर 17 जनवरी 1917 में पैदा हुए मरुथुर। परिवार केरलाई था लेकिन जहां जन्म हुआ वो स्थान था सेलन जो वर्तमान में श्रीलंका की सीमाधिकार में आता है। उस वीरांगी से निकलकर देश का चमकता सितारा बन जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ज्यादातर बच्चे मां के छत्र छाया में पलते बढ़ते हैं तो मां जैसा जैसा सिखाती है बच्चे वैसा वैसा अनुसरण करते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। मरुथुर पर भी मां की छाया थी। मां की तरह उनकी ईश्वर पर अटूट आस्था थी। कुछ लेख और जनरल में यह बात लिखा गया है कि शुरुआती जीवन में मरुथुर कट्टर हिंदू हुआ करते थे और भगवान मुरुगन की आराधना में उनका दृढ़ विश्वास था। भगवान मुरुगन तमिल हिंदू समाज के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। बचपन जैसे तैसे बीत रहा था। पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां उठाना मरुथुर ने शुरू कर दिया। युवावस्था में रामचंद्रन और उनके बड़े भाई एमजी चक्रपणी अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक नाटक मंडली के सदस्य बन गए। गांधीवादी आदर्शों से वो प्रभावित थे तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल होना बेहतर समझा। सोई हुई किस्मत अब जागने वाली थी। नाना सक्रिय राजनीति में आने से पहले की बात है ये। नाटक करने का टाइम खत्म हो चुका था और अब बारी थी सिनेमाई पर्दे पर एमजीआर के छा जाने की। जैसे बूंद बूंद से ही सागर भरता है वैसे ही फिल्मों में छोटे किरदार के बाद वो करिश्माई चेहरा भी बन गए। कुछ वर्षों तक नाटक में अभिनय करने के बाद उन्होंने 1936 में एक सहायक भूमिका में सती लीलावती के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। आमतौर पर रोमांस और एक्शन फिल्मों में अभिनय करने वाले एमजीआर को फिल्म मंथिरी कुमारी में बड़ी सफलता मिली जिसे एम करुणानिधि ने लिखा था। इस फिल्म के कारण उनकी पहचान तो बन गई थी लेकिन उनका हिट होना भी बाकी था। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ अब और ऊपर चढ़ने वाला था। जल्द ही वो फिल्म 1954 में मलाई कन्नन के साथ लोकप्रिय हो गई। लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। उधर द्रविड़ आंदोलन तेज था। करुणानिधि के कहने पर एमजीआर ने डीएमके ज्वाइन कर लिया। एमजी रामचंद्रन लोकप्रिय थे तो इसका फायदा भी मिला। डीएमके इस आंदोलन का मुख्य चेहरा बन गई। साल 1962 में एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए। उधर उनका दिल भी पहले के मुकाबले और बड़ा हो चुका था और वो उदार हो चले थे। राजनीति में वो फिट हो चुके थे। भारत चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद बने युद्ध कोष में धनराशि दान करने वालों में एमजीआर पहले भारतीय थे। फिर आता है 1967 में उन्हें तमिलनाडु विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया। लेकिन यहां एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख दिया। 12 जनवरी 1967 को एमजी रामचंद्रन को गोली लगी जिसमें वो बाल बाल बच गए। उनके साथी अभिनेता और राजनेता एम राधा ने उन्हें गर्दन के पास गोली मारी थी। उन्हें कई महीनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। लोगों की अपार लोकप्रियता का एहसास इसी दौरान हुआ। हजारों लोग अस्पताल के बाहर जमा रहकर उनके लिए वहां घंटों प्रार्थना करते थे और उनके सुधार की प्रत्येक हलचल पर निगाह रखते। हालांकि वो बीमार थे लेकिन एमजीआर ने आस नहीं छोड़ी और अस्पताल में भर्ती रहते हुए मद्रास विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। इस चुनाव में न सिर्फ वो जीते बल्कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से 2 गुने से अधिक मत प्राप्त किया। उधर फिल्मों में एमजीआर का जलवा कायम था। 1965 से लेकर 1973 तक
जयललिता के साथ एमजीआर ने करीब 28 फिल्मों में काम किया। जयललिता की एमजीआर के साथ पहली फिल्म अयराथिल ओरुवन थी, जो 1965 में आई थी। वहीं एमजीआर के साथ सब कुछ अच्छा ही बीत रहा था कि मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। साल 1969 में अभिनेता और राजनेता अन्नादुरई की मृत्यु के बाद उन्हें डीएमके पार्टी में कोषाध्यक्ष बना दिया गया। अन्नादुरई राजनीति के क्षेत्र में एमजीआर के गुरु भी थे। अन्नादुरई की मृत्यु के साथ ही डीएमके पार्टी में एमजीआर की मौजूदगी का अंत होता चला गया। अन्नादुरई की उपस्थिति में पार्टी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पूर्व आरोप के बाद एमजीआर का डीएमके पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि से झगड़ा हो गया। करुणानिधि पहले से ही अपने बेटे को पार्टी की कमान सौंपना चाहते थे और इस बहस में एमजीआर को पार्टी से बाहर करने का उनका रास्ता आसान कर दिया। एमजी रामचंद्रन ने डीएमके को छोड़कर साल 1972 में अपनी नई पार्टी बनाई, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कागजम, यानी कि एआईडीएमके। इसकी स्थापना हुई। अपने गुरु से प्रेरित होकर एमजीआर ने अपनी नवगठित पार्टी के प्रचार के लिए तमिल फिल्मों का भी इस्तेमाल किया। एमजीआर ने 1972 में फिल्म रिक्शाकरण में अपनी भूमिका के जरिए गहरा छाप छोड़ दिया। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने जीता। वहीं इस फिल्म ने जनता की नजरों में उनका कद और ऊंचा किया। एमजीआर की प्रसिद्धि ने तमिलनाडु की राजनीति जगत में पार्टी को उठाने और चमकाने की मदद की। एमजीआर राज्य का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने वाले वो पहले फिल्म अभिनेता बनते हैं। एमजी रामचंद्रन ने 3 बार शादी की। उनकी पहली 2 पत्नियों की मौत हो गई और उनकी जो तीसरी पत्नी थी जानकी रामचंद्रन, उन्होंने एमजीआर की मृत्यु के बाद जो है वो एआईडीएमके की बागडोर अपने हाथों में ली और पार्टी को संभाला। लेकिन उतना बड़ा सितारा फिर भी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। एमजी रामचंद्रन किडनी की समस्या से पीड़ित हो गए। जयललिता के साथ एमजीआर के खट्टे मिठे रिश्ते रहे, लेकिन दोनों की आपस में समझदारी अच्छी थी। यही कारण था कि एमजीआर अपनी पार्टी को बचाने के लिए जयललिता का साथ चाहते थे। एमजी रामचंद्रन ने जब जयललिता को अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने ऐसा करने के लिए करीब 1.5 साल का वक्त ले लिया। जयललिता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो राजनीति से दूर रहना चाहती थी, लेकिन एक दिन एमजीआर की एक बात ने उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1982 में एमजीआर ने जयललिता से कहा कि वो बीमार हैं और सिर्फ जयललिता पर ही 100% भरोसा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जया की जरूरत है। इसके बाद जयललिता राजनीति का हिस्सा बन गई। साल 1984 में वो राज्यसभा की सांसद भी बनी। इसी साल अक्टूबर 1984 में एमजीआर की किडनी फेल होने के कारण उन्हें यूएस के ब्रुकलिन में डाउनस्टेट मेडिकल सेंटर में भर्ती किया गया। इसी साल उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हुआ, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। और जो एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 30 जुलाई 1977 को विराजमान हुए थे, उन्होंने 3 कार्यकाल तक अपनी मृत्यु तक साल 1987 24 दिसंबर तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद एडीएमके को फिर एआईडीएमके कहा गया, मतलब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कागजम। साल 1988 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दक्षिण के इस सितारे की जिंदगी बिल्कुल फिल्मी रही और उनका जो व्यक्तित्व था वो भी बिल्कुल लार्जर देन लाइफ जैसा। हम उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया हो। आगे हम इसी तरीके से किसी खास भारत रत्न शख्सियत की हर हफ्ते जानकारी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।